हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंच पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर ग्रीन स्किल्स। जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसको आप अगर बिना पढ़े भी जाओगे ना इस चैप्टर को, तब भी इतना ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। सो आज हम इसी को पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आप भी बताना, थोड़ा बहुत मैं भी बताऊंगी इस चैप्टर में क्या है। एंड सेकेंडली ना, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आप अपने माइंड में उसका आंसर सोच लेना कि इसका क्या हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि हमें किताबी बातें ही लिखना ज़रूरी है, क्या पता आपके पास कोई नया करंट अफेयर हो, कोई नया फैक्ट हो, कोई ऐसा फैक्ट जो आप जानते हो, तो आप वो भी लिख सकते हो अपने शब्दों में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक्स का रटा रटाया ज्ञान ही आप पेपर में लिखोगे। टीचर्स बिकम हैप्पी व्हेन यू राइट योर ओन व्यू पॉइंट। ओके, चलो। टीचर्स को ये भी लगता है कि हाँ, बच्चे ने बुकिश लैंग्वेज नहीं रटी है, कुछ अपना भी हार्डवर्क डाला है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दिस एंड द चैप्टर इज ग्रीन स्किल्स। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों इंस्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो सेशन नंबर 1 है भाई, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, कितनी सारी मेट्रोज बन रही है। हालांकि हम एक्साइटेड है मेट्रो के लिए कि अब आना जाना बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिजेस हाईवेज बन रहे हैं, अलग अलग स्टेट से स्टेट टू स्टेट कनेक्ट हो रही है, इंडिया से इंडिया कनेक्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदल रहा है ना। लेकिन साथ के साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी फैल रहा है। हालांकि मेजर्स लिए जा रहे हैं, वो टिन शेड्स खड़े कर दिए जाते हैं कि पोल्यूशन बाहर ना फैले, या फिर ग्रीन ग्रीन कपड़े लगा दिए जाते हैं, है ना। मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, बट फिर भी इंक्रीज इन पॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर, जैसे जैसे एग्रीकल्चर में हमने देखा है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और HYV क्रॉप्स आ गई हैं, तो वो हमारे जो पर्यावरण की नेचुरल मिट्टी है उसको डिस्ट्रॉय करने लग रहे हैं केमिकल्स। ठीक, केमिकल तो अच्छी खासी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सॉइल क्या चीज है ना। तो हमें अपने रिसोर्सेज का, साधनों का इस तरीके से, उनका यूज इस तरीके से प्लान करना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल हो जाए। सस्टेनेबल माने हमारी आज की जरूरत तो पूरी कर ही दे, लेकिन साथ के साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन तक भी बचा रहे, ठीक है। सो दैट इज इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की हमारे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमारा पर्यावरण भी नुकसान में है, उसको हमें ढंग से यूज करना चाहिए रिसोर्सेज को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होती है, ऐसी बढ़ोतरी होती है जिससे हमारी हमारी जो प्रेजेंट की जनरेशन है उसकी नीड्स तो फुलफिल हो ही रही है, लेकिन हम क्या करेंगे कि उस रिसोर्स को, उस साधनों को ऐसे यूज करेंगे कि हमारी आज की भी, प्रेजेंट की भी नीड फुलफिल कर दे, और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनकी भी नीड को फुलफिल कर दे, और इन्वायरमेंट की केयर करे, इकोनॉमिक ग्रोथ में बैलेंस रखे, सोशल वेलबींग हो। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि दैट द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ टुडेज जनरेशन या फिर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने अभी बीए भी कर ली, बीएड भी कर ली, तो मैंने ना एक बार बीए में मेरा सब्जेक्ट था पॉल साइंस, तो तभी मैंने इवन उससे पहले शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की याद कर ली थी डेफिनेशन, वो आज तक ही याद है। ये पहले ऐसी डेफिनेशन होगी शायद। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है, और इनकी ये डेफिनेशन कब किसने दी थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, है ना। फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज करें, जैसे फार्मिंग के एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स कौन से होते हैं? जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया जिसमें हम काउडंग केक को एज अ मैन्योर यूज करते हैं, खाद के रूप में यूज करते हैं उपलों का, है ना। और साथ के साथ केमिकल्स को यूज नहीं करते हम सॉइल के अंदर, ताकि हमारे सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, वैसे तो ये केमिकल सॉइल में ही डलते हैं जहाँ पर प्लांट्स उगते हैं, क्रॉप्स उगती हैं, बट इरिगेशन भी तो होता है, तो पानी के साथ, सॉइल के साथ साथ पानी में भी आ जाते हैं वो केमिकल। और पानी में क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, तो उनको भी हार्म पहुंचता है। तो एक केमिकल देखो हर जगह घुस जाता है और सभी को हार्म पहुंचाने लग रहा है, तो इसलिए हमें केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है? सबसे पहले तो एक तो फूड देखते हैं हम, ठीक है। मच्छर काफी हो गए, थोड़ा बच के रहना। तो फूड जो है वो द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो ऑन क्रॉप।
तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रिच इन ह्यूमस वाली लैंड हमें चाहिए होती है ताकि हम वीट राइस ऐसी ऐसी क्रॉप्स को उगा सके, है ना। लेकिन ऐसी जो ज़मीन है, ऐसी जो लैंड है रिच और फर्टाइल, वो बहुत कम होती जा रही है क्योंकि हम जो लैंड है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हुए जा रहे हैं, है ना। तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी डिप्लीटेड हो रहे हैं केमिकल की वजह से और हमारे सॉइल को स्पॉइल कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर हमें कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ करनी चाहिए, उस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो इसका समाधान ये भी निकाला है हमारी गवर्नमेंट ने कि आपने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी में कि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट ये सब तय कर रखे कि इतने एरिया में हमारा ये होगा, इतने एरिया में हमारा ये होगा। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस, है ना। और वाटर, क्योंकि इतना तो सबको पता ही है कि अगर सब कुछ सारी जगह पर हम लैंड वगैरह यूज कर लेंगे तो फिर खेती कहाँ होगी, राइट। वाटर देखो, वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम, हम जो है फ्रेश वाटर कहाँ से यूज कर सकते हैं, रिवर से यूज करते हैं, पॉन्ड से यूज करते हैं फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी के अंदर गार्बेज डंप कर देते हैं, कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, है ना। अब जो वाटर है, हम वाटर कहाँ से यूज करते हैं, अपने रिवर से, पॉन्ड से, क्लीनिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, है ना। लेकिन उसी पानी में हम गार्बेज डंप कर देते हैं, कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, तो ऐसे वो रिवर्स एंड पॉन्ड तो पोल्यूट होंगी और सेवरल ईयर्स तक, एंड दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी हैव नो। और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो बहुत सालों बाद हमारे पास ना तो कोई अच्छा मतलब साफ सुथरा पानी नहीं रहेगा हमारे यूज के लिए। तो यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। और तीसरा है फ्यूल, हम जो है पेड़ काट काट के, उनकी लकड़ियां काट काट के फ्यूल लेके आते हैं, फ्यूल का फ्यूल एज अ यूज करते हैं उस लकड़ियों को, ताकि और साथ के साथ होम्स की कंस्ट्रक्शन हो जाए, फर्नीचर बन जाए, इस चीज़ के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। एज मोर ट्रीइंग, और इस चीज़ के लिए बहुत सारे ट्रीज जो है वो काटे भी जा रहे हैं। इससे क्या होता है, ट्रीज कट होंगे तो क्लाइमेट भी अफेक्ट होगा, वेदर कंडीशंस बहुत बेकार आएंगी, फ्लड्स आएंगे, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी प्लेसेस में जो इंसान रहते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम आने लग जाएगी बिना पेड़ के, तो फ्यूल की वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक तो हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूजेज जो कर रहे हैं, उसको हमें बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए वेस्ट मटेरियल को, कि हमारे घर में जो भी वेस्ट है हम उसको बार बार यूज़ करना चाहिए फेंकने की बजाय, है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट करो नेचुरल या फिर रेन्यूएबल रिसोर्सेज का, स्पेशली बायो रिसोर्सेज, जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको हम बना सकते हैं बार बार, ठीक है, उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट करो। जैसे विंड है, विंड जो है वो रेन्यूएबल है एक तरीके से, है ना। और इसमें क्या होता है, रेन्यूएबल भी है और ये अनलिमिटेड भी है एक तरीके से, तो इसकी हमने विंड एनर्जी बना ली, विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करो। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करो, ग्रीन ग्रासी पैचेस लगाओ, और ट्रीज जो है बिल्डिंग्स के बीच बीच में भी जहाँ पर भी जगह है वहाँ पर लगाओ। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल को यूज करो, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करो, और क्या है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब हमारे गोल्स कौन से होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज ने ये एक ट्रीटी साइन करी है, एग्रीमेंट साइन किया है कि 2030 तक हमें कुछ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। तो कंट्रीज जो है ना 2030 तक उन गोल्स को अचीव करने के लिए लगी हुई है, कानून बना रही है, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है ना। जैसे कि ताकि सभी लोग जो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर सके। अब ये जो SDGs हैं ये कहाँ पे लॉन्च हुए थे, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी वहाँ पर, तब हुए थे। और ये कब हुई थी, सितंबर 2015 में। और ये एजेंडा रखा गया कि 2030 तक हम इन्हें अचीव करने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। अब टोटल कितने गोल्स थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बिजनेस को क्या क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम टैकल करेंगे, और गवर्नमेंट के इश्यूज, सोसाइटी के इश्यूज। इसमें कौन कौन से इश्यूज होंगे, पोवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी। तो कंट्रीज जो है इन इश्यूज को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज, रेगुलेशंस बना रही है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है मेंटेन रहे और हमारी एक सिक्योर, अफोर्डेबल और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बने। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने के लिए हम कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी कंट्री ले रही है, जैसे जो हमारे न्यू एनर्जीज आई है, जैसे
सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और भी काफ़ी सारे एनर्जीज हैं, तो उनको जो सरकार है वो प्रमोट करने लग रही है ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कोई पॉल्यूशन ना हो, वेस्टेज ना हो। जैसे हाइडल पावर जो है उसको रोक के विंड पावर ज़्यादा यूज़ करी जा रही है, सोलर पावर ज़्यादा यूज़ करी जा रही है, बिकॉज दे आर रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। और और देखते हैं, व्हेन प्लास्टिक्स वर बैंड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मैंगलोर, जब मैंगलोर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लास्टिक को बैन कर दिया था, तब एक इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर आए सामने जिनका नाम था मिस्टर अवस्थ हेज, जिन्होंने एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव निकाला। उन्होंने क्या किया, एक 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो कि हॉट वाटर में डिजोल्व भी हो जाता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में वो डीकम्पोज भी हो जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज अब उस चीज़ को यूज़ कर रही है और हमारे इन्वायरमेंट में उसमें हेल्प भी हो रही है। एक और नया इनोवेटिव आइडियाज आया था प्लास्टिक को स्टॉप करने का। उन्होंने क्या किया, एक एक इनोवेटर भी थे, नारायणा पीसापथे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक का यूज स्टॉप करने के लिए स्पून और फॉक्स वगैरह जो हम यूज करते थे प्लास्टिक, उनको यूज करने के लिए एक एडिबल कटलरी बनाई, एक ग्रेन से, एक दाने से। और ये जो स्पून है खाई भी जा सकती है, और अगर इन स्पून को या फिर फॉक्स को कोई खा नहीं सकता तो वो इजिली डिकम्पोज हो जाएंगी सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो बहुत सारी इनोवेशंस होती है, आईआईटीज आईआईएम्स में भी बहुत सारी इनोवेशंस होती है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव होते हैं, है ना। आप सस्टेनेबल प्रोसेसेस को देख लेते हैं हम। सम प्रैक्टिसेस, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जिसमें हम सिर्फ जो गोबर होता है उसकी खाद डालते हैं, नेचुरल तरीके से उगाते हैं। वर्मिंग कंपोस्टिंग की जाती है ताकि ह्यूमस अच्छा हो, ह्यूमस की क्वालिटी अच्छी हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है ताकि इन्वायरमेंट जो है प्रिजर्व रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते ही नहीं है, ना ही फर्टिलाइजर का करते, सिर्फ मेन्योर का करते हैं और काउडंग का यूज करते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। इससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, क्रॉप्स भी केमिकल फ्री रहती हैं, और फ्यूचर के लिए सॉइल की क्वालिटी भी काफी अच्छी रहती है। अब इसी के साथ हम आते हैं सेशन नंबर 2 पे, आर रोल इन सस्टेनेबल, कि हमारा क्या रोल है सस्टेनेबल रहने में, ठीक है। एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम सब उसके लिए काम करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सब काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान कर रहा है, सभी को करना चाहिए। सभी को बेसिक चीजें पता है इन्वायरमेंट के रिलेटेड कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हमें रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट सिटीजन बनना चाहिए, हमारे खुद के एफर्ट्स भी होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से चीजें जो हम कर सकते हैं, एक तो सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर हम सभी को ये बताएंगे, एजुकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे कि हम लोगों की सोच विचार बदल सकते हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और उन स्कूल्स में जाएंगे, फिर वो जॉब्स के लिए एबल होंगे, एलिजिबल होंगे, और फिर वो अपनी फैमिलीज की केयर कर पाएंगे, खुद की भी केयर कर पाएंगे, सोसाइटी में भी एक वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। एजुकेशन से उनका ब्रॉडन माइंड होगा, साथ ही साथ उनका ब्रॉड माइंड होगा तो फिर धीरे धीरे सोसाइटी का ब्रॉड माइंड होने लग जाएगा, और सभी के सभी इन्वायरमेंट के प्रति काम करेंगे। सभी को यह पता लगेगा कि हमारी इन एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो वी शुड अवॉइड दिस, है ना, इस तरीके से। और उससे क्या होगा, हमें थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी साथ साथ स्कूल ले जाए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ हो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट। सभी फ्रेंड्स को स्टडी करवाना चाहिए, हेल्प करवानी चाहिए सभी की स्टडीज़ में, ताकि उनका माइंड भी ब्रॉडन हो, उनके दिमाग में भी काफ़ी सारे आइडियाज़ आए। और फ्रेंड्स को रोकना चाहिए हमें ताकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना ले, स्कूल ना छोड़ दे, है ना। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा वेपन है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हम इंडिया को इन्फेक्शस फ्री बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, टॉयलेट बिल्ड करके, साथ ही साथ सैनिटेशन का भी ख्याल रख सकते हैं, जगह जगह पर हम टॉयलेट बिल्ड कर सकते हैं, और सैनिटेशन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि सारी जगह पर साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टॉयलेट्स बनवा भी रहे हो, सो हमें उन टॉयलेट्स को क्लीन रखना, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स अगर हम यूज करते हैं तो दैट वर सो मच इन्फेक्शियस, है ना। सो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमें ऐसा लाना चाहिए जिससे कि वो जो टॉयलेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहे। मे बी वन शुड अपॉइंट द मेंबर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैनिटेशन, और हमें खुद में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि सैनिटेशन प्रमोट हो, है ना।
अफोर्डेबल एंड क्लीनिंग एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जैसे सोलर पावर है, ये जो है वो सन से जनरेट होती है, ये कोई पॉल्यूशन नहीं अकर करती, और इससे हमें कोल को जलाने की भी नीड नहीं है। जैसे कोल को जलाने से बहुत सारी एनर्जी बनती है, तो हम वही एनर्जी सोलर पावर से भी जनरेट कर सकते हैं। तो कोल जो है हमारा फॉसिल फ्यूल है, उसको खत्म करने की बजाय हम सोलर पावर यूज कर सकते हैं। और इंडिया तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर सीधी सन की रेज आती है, क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो हम जो है अच्छी सोलर पावर जो है बना सकते हैं, है ना। एफर्ट्स करके सोलर पावर जनरेशन को सारी जगह हमें लगवाना चाहिए, और लग भी रहे हैं बहुत सारी जगह फास्ट पेस पे, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट ना हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे? हम जो है अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छी जॉब्स ढूंढें, ताकि हम खुद का भी ख्याल रख सके, अपनी फैमिलीज का भी ख्याल रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, अपनी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करें। हम ऐसी स्किल्स को डेवलप करें, लर्न करें, जिससे हमारी कम्युनिटी में एक वैल्यू ऐड हो। और हमें जो इनइक्वालिटीज़ है, जो भेदभाव है, उसको रिड्यूस करना चाहिए। जैसे कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सबके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, सबके साथ काम करना चाहिए, सबके साथ खेलना चाहिए, है ना। और चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, गर्ल है, बॉय है, किसी भी क्लास के, किसी भी कास्ट के, सभी को हमें इंक्लूड करना चाहिए और सभी की हमें हेल्प करना चाहिए। इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, अब हम क्या करेंगे, सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमें सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी चाहिए। जैसे आप चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लगा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो की जा रही है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, है ना। हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए। जैसे कि आजकल भी बहुत लोगों में असर आ गया है कि जब वो एनर्जी सेव करते हैं, एनर्जी सेव कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं जब उन्हें नीड नहीं होती, जैसे कि लाइट्स का, फैंस का जब यूज़ नहीं होता, नेचुरलाइज लाइट को यूज़ करते हैं। जैसे सन की अगर लाइट आ रही है तो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, वो एलईडी वाले जो बल्ब्स होते हैं, जो कि एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करते, उन बल्ब्स को यूज़ करना चाहिए। ऐसी अप्लाइंसेस को भी यूज़ करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बनना चाहिए। हमें जो है अपने इन्वायरमेंट के लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल बन पाएंगे, एक तो हम पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर को रीयूज करें, है ना, बार बार यूज करें। आप एक और चीज कर सकते हो, मेरे खुद के घर में होता है, जो फिल्टर का पानी होता है, जो एक्स्ट्रा में निकलता रहता है, तो उससे आप उसको आप स्टोर कर लीजिए और अगले दिन उसको कहीं यूज कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आप वाटर को रीयूज कर सकते हो, प्लास्टिक को भी आप रीयूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से रीयूज कर सकते हो, है ना। आप टेकिंग क्लॉथ बैग टू द मार्केट, वैसे भी हमारे यहाँ इनिशिएटिव, अब बहुत सारी दुकानों में क्लॉथ बैग यूज होने लग गया है। आप देखोगे, आप सब्जी लेने जाते होगे ट्यूसडे मार्केट में, वेडनेसडे मार्केट में, वहाँ पर क्लॉथ बैग ही दिए जाता है आजकल, है ना। और वेजिटेबल्स के लिए भी, ठीक है। डोनेट कर दो चीज़ें अगर आपकी काम की नहीं है, जैसे कपड़े कपड़े डोनेट कर दिए, बुक्स, फर्नीचर, फूड, इस तरीके से। और सीजनल जो फ्रूट होते हैं, सीजन वाली जो वेजिटेबल्स होती है, उन्हें उनको आप बाय कीजिए लोकल ग्रोवर से, है ना। जो आपकी लीकिंग टैप्स है उनको आप रिपेयर करवाइए, ताकि हमारा जो वाटर है वो वेस्ट ना हो। और हमें जो है कूड़ा कचरे में डालने से पहले उसको थोड़ा सॉर्ट करना चाहिए, कौन सा गीला है, कौन सा सूखा है, इस तरीके से। और लाइफ बिलो वाटर, जैसे कि जो एक्वेटिक लाइफ है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम देखते हैं समुद्र के पास बहुत सारा प्लास्टिक होता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, मरीन लाइफ जो है वो किल हो जाती है। तो मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे ओशन को सेव करने के लिए पोल्यूशन से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी मरीन लाइफ जो है वो प्रिजर्व कर सकें, ठीक है, बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक टू मच, है ना। अब हम लैंड वाली लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एक तो हम जो ये कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, उससे सॉइल इरोजन होता है ना। और हमारी जो लैंड है वो बहुत ड्राई हो रही है, अनयूजेबल हो रही है कल्टीवेशन के लिए। और अगर हम बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करेंगे, और जहाँ पर मतलब बंजर जमीन थी वहाँ पर प्लांट करेंगे, तो हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद भी बना बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपको इतने सारे फैक्ट्स तो आते हैं। आई होप फ्रॉम यू कि आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स आते होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और टेलीग्राम पे भी। अगर आपको वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।